तो आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब पर बात करने वाले हैं, डेविड ब्रुक्स की हाउ टू नो अ पर्सन। हाँ, और इसकी जो शुरुआत है वो एक कहानी से होती है जो पूरा सार बता देती है। बिल्कुल, कहानी है जेनी जेरोम की, जो बाद में विंस्टन चर्चिल की माँ बनी। तो एक बार वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन के साथ डिनर पर गई और जब वो घर लौटी तो उन्हें लगा कि ग्लैडस्टोन यकीनन इंग्लैंड के सबसे चतुर व्यक्ति हैं। अच्छा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो ग्लैडस्टोन के जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, बेंजामिन डिज़राइली, उनके साथ डिनर पर गईं। ओके। और उस रात जब वो घर लौटी तो उन्होंने सोचा, आज मुझे लगा कि मैं इंग्लैंड की सबसे चतुर महिला हूँ। वाह, इस सुनने में बहुत छोटा सा फर्क लगता है पर इसमें बहुत गहरी बात छुपी है। हाँ, यही तो किताब का केंद्रीय विचार है ना? बिल्कुल, ये दो तरह के लोगों के बीच का फर्क बताती है। एक तरफ है ग्लैडस्टोन जैसे लोग जिन्हें किताब डिमिनिशर्स कहती है। डिमिनिशर्स। हाँ, वो अपनी बुद्धिमत्ता से आपको प्रभावित तो करते हैं पर आप उनके सामने बस एक दर्शक बनकर रह जाते हैं। आपको लगता है कि वो कितने महान हैं। और दूसरी तरफ है डिज़राइली जैसे लोग, इल्यूमिनेटर्स। इल्यूमिनेटर्स क्या शब्द है। ये वो लोग हैं जो आप पर अपनी रोशनी डालते हैं। वो आप में इतनी दिलचस्पी लेते हैं कि आपको खुद अपनी अहमियत महसूस होने लगती है। आपको लगता है कि आप दिलचस्प हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, और आज के दौर में शायद इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। मतलब चारों तरफ एक अकेलापन है, लोग अनदेखा महसूस करते हैं। तो ये पूरी चर्चा इसी कला को सीखने के बारे में है, एक इल्यूमिनेटर कैसे बना जाए। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज से, किसी को सच में देखने की कला से। देखने की कला, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। किताब में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि किसी पर ध्यान देना एक नैतिक कार्य है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जिस तरह का ध्यान किसी पर देते हैं वो तय करता है कि हम उस व्यक्ति के कौन से हिस्से को सामने ला रहे हैं। ध्यान सिर्फ देखना नहीं है, ये एक रचनात्मक शक्ति है। किताब में मिसेस डॉर्सी की एक अद्भुत कहानी है। हाँ। वो 93 साल की एक रिटायर्ड टीचर थी। हाँ। जब लेखक उनसे मिले तो वो बहुत सख्त, थोड़ी रूखी लगी। हाँ बिल्कुल, एक पुराने जमाने की सख्त टीचर जैसी। बिल्कुल, पर फिर कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, उनका एक पुराना दोस्त जिमी उनसे मिलने आता है और वो दरवाजे से ही चिल्लाता हुआ आता है, मिसेस डॉर्सी, आप दुनिया में सबसे अच्छी हैं। और उन्हें जोर से गले लगा लेता है। उस एक पल में लेखक बताते हैं मिसेस डॉर्सी का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। वो सख्त महिला गायब हो गई और उनकी जगह एक 9 साल की बच्ची की तरह खिलखिलाती हुई औरत नजर आने लगी। और यही ध्यान की शक्ति है। जिमी के प्यार भरे ध्यान ने उनके अंदर छिपे एक बिल्कुल अलग इंसान को बाहर निकाल दिया, जबकि लेखक के औपचारिक ध्यान ने उनकी टीचर वाली पहचान को उभारा था। सही बात है। ये दिखाता है कि हम सब में कई व्यक्तित्व होते हैं और ये देखने वाले पर निर्भर करता है कि कौन सा बाहर आएगा। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया उतनी ऑब्जेक्टिव नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम उसे अपने नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, इसी को मनोविज्ञान में कंस्ट्रक्शनिज्म कहते हैं। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। 2004 की सुनामी की कहानी इसका एक बहुत मार्मिक उदाहरण है। लेखक इमैनुअल करेर श्रीलंका में थे जब सुनामी आई। हाँ, ये हिस्सा पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ही घटना, लेकिन हर किसी का अनुभव एकदम अलग। बिल्कुल। एक पिता थे जेरोम, जिनकी बेटी लहरों में बह गई थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था अपनी पत्नी को बचाना, बस वही उनकी सच्चाई थी। और उनकी पत्नी डेल्फिन का अनुभव था बस उस सदमे को झेलते जाना। और लेखक की प्रेमिका हेलेन, वो तुरंत दूसरों की मदद करने के मिशन में जुट गईं। उनका नजरिया एक मददगार का था। और लेखक, वो खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। एक ही घटना, 4 अलग अलग सच्चाइयां। इसीलिए किसी को जानने के लिए ये पूछना काफी नहीं है कि क्या हुआ। ज्यादा जरूरी सवाल है, तुम इस स्थिति को कैसे देख रहे हो? बिल्कुल, तभी आप उनकी दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं कर पाते, अपने सबसे करीबी लोगों के साथ भी नहीं। विवियन गोर्निक और उनकी माँ की कहानी तो इसी का उदाहरण है ना? हाँ बिल्कुल। वो जिंदगी भर लगातार बातें करती रहीं पर एक दूसरे को कभी सच में समझ नहीं पाई। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उनकी सारी बातचीत इस पर होती थी कि दूसरा उन पर क्या असर डाल रहा है, तुम मुझे ऐसा महसूस कराती हो। वो एक दूसरे को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। मतलब किसी के बारे में बहुत कुछ जानना और उसे सच में देखना, ये दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। तो फिर इसका हल क्या है? हम इस दूरी को कैसे कम कर सकते हैं? किताब एक बहुत खूबसूरत तरीका बताती है जिसे वो अकम्पेनियंट यानी साथ निभाना कहते हैं। अकम्पेनिमेंट,
मतलब साथ चलना, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब आमने सामने बैठकर गहरी बातें करना नहीं है, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ जिंदगी का सफर तय करना है। अच्छा, जैसे लेखक लॉरेन आइजली का एक अनुभव है। वो एक नदी में बस बह रहे थे। ना वो नदी से लड़ रहे थे, ना उसका विश्लेषण कर रहे थे, बस उसके साथ बह रहे थे। रिश्तों में भी यही जरूरी है। हर वक्त रिश्ते को ठीक करने के बजाय बस एक दूसरे की मौजूदगी में सहज रहना। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये कैसे हो? ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? ये वाजिब सवाल है, पर साथ निभाने का मतलब घंटों बिताना नहीं है। इसका मतलब है छोटी छोटी चीजों को महत्व देना। जैसे साथ में सब्जी खरीदना या चुपचाप गाड़ी में कहीं जाना। बिल्कुल, ये वो पल हैं जहां असली जुड़ाव बनता है। कोई दबाव नहीं होता और लोग ज्यादा सहज होते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों की नींव पर बड़ी बातें टिकी होती हैं। और शायद खेलना भी इसी का एक हिस्सा है। किताब में खेलने पर काफी जोर है। हाँ, क्योंकि खेलते वक्त हमारे सारे मुखौटे उतर जाते हैं, हम असली होते हैं। और साथ निभाने का एक और पहलू है दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे एक पियानो वादक गायक का साथ देता है। क्या बढ़िया उदाहरण है। उसका काम खुद चमकना नहीं, बल्कि गायक को चमकने में मदद करना है। एक अच्छे दोस्त की भूमिका भी यही है। आप दूसरे को उसकी कहानी का हीरो बनने में मदद करते हैं। सही बात है। चलिए मान लिया कि साथ निभाने से एक माहौल बन गया। अब जब गहरी बातचीत का मौका आता है तो उसे कैसे संभाला जाए? इसके लिए किताब कुछ बहुत ही व्यवहारिक नियम बताती है। पहला और सबसे जरूरी, दूसरे इंसान को गवाह नहीं बल्कि लेखक बनाएं। गवाह नहीं, लेखक। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ ये ना पूछें कि क्या हुआ, ये तो आप एक गवाह से पूछते हैं जो सिर्फ तथ्य बताएगा। हाँ, इसके बजाय पूछें, जब ये हो रहा था तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था, या उस अनुभव ने तुम्हें कैसे बदल दिया। अच्छा, तो आप उन्हें अपनी कहानी का अर्थ बताने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। वो अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। एक और नियम है चुप्पी से न डरना। ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हम सबको लगता है। हमें लगता है कि चुप्पी को भरना जरूरी है। हाँ, लेकिन अच्छी बातचीत में चुप्पी एक सांस लेने की जगह है। जब कोई कुछ गहरा कहता है तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ पल रुकें, उस बात को ठहरने दें। ये दिखाता है कि आप उनकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। सही कहा। और एक और बात जिस पर किताब बहुत जोर देती है वो है टॉपर ना बनना। हाँ, अगर कोई कहे कि मेरा सिर दर्द हो रहा है तो आप तुरंत ये ना कहें कि अरे मेरे तो माइग्रेन का अटैक आया हुआ है। बिल्कुल यही। हमें लगता है कि हम सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन असल में हम बातचीत का फोकस वापस अपने ऊपर ले आते हैं। जबकि उस पल में दूसरे को बस सुने जाने की जरूरत होती है। बस इतना ही, उनकी भावना को मान्यता दें। तो अब तक हमने देखने की कला और जुड़ने के तरीकों पर बात की, लेकिन किसी इंसान को और गहरी परतों में समझने के लिए क्या करें? हाँ, इसके लिए किताब एक वैज्ञानिक मॉडल की बात करती है जिसे द बिग 5 कहते हैं। ये मायर्स-ब्रिग्स जैसे टेस्ट से ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। ओके, तो ये बिग 5 क्या है? ये 5 मुख्य गुण हैं। पहला है ओपननेस, यानी नए अनुभवों के प्रति आप कितने खुले हैं। अच्छा, जैसे नई चीजें ट्राई करना। बिल्कुल। दूसरा है कर्तव्यनिष्ठा, कॉन्शियसनेस, मतलब आप कितने व्यवस्थित और जिम्मेदार हैं। तीसरा है बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्जन, आप दूसरों के साथ ऊर्जा पाते हैं या अकेले रहकर। चौथा है सहमतता, अग्रीएबलनेस, आप कितने सहयोगी और दयालु हैं। और पांचवा है विक्षिप्तता, न्यूरोटिसिज्म, यानी आप चिंता या उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं का कितना अनुभव करते हैं। तो किसी को जानने का मतलब है ये समझना कि वो इन 5 पैमानों पर कहाँ खड़े हैं। काफी हद तक हाँ। किताब में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का उदाहरण है। उनमें बहिर्मुखता बहुत ज्यादा थी, वो लोगों से मिलना पसंद करते थे। लेकिन उनमें ओपननेस, मतलब नए विचारों के प्रति खुलापन, काफी कम था। और इन 2 गुणों के मेल ने उनके कई बड़े फैसलों को प्रभावित किया। तो ये समझना कि कोई इन गुणों पर कहाँ है, आपको ये समझने में मदद करता है कि उनसे कैसे बात की जाए। ये तो दूसरे व्यक्ति के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। बिल्कुल, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और गहरा विचार है जिंदगी के काम या लाइफ टास्क्स। ये क्या है? इसके अनुसार हम सब अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर कुछ मुख्य मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से गुजर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे कौन से काम? जैसे किशोरावस्था में मुख्य काम होता है पहचान बनाना और दोस्तों के समूह में फिट होना। फिर 20s और 30s में करियर को मजबूत करने का काम आता है। और फिर अधेड़ उम्र में दुनिया को कुछ वापस देने का, जिसे उत्पादक काम कहते हैं।
तो ये जानने से कि कोई अपनी जिंदगी के किस काम में लगा है, हमें उसे समझने में कैसे मदद मिलती है? इससे आपको उनके व्यवहार का संदर्भ मिलता है। अगर आपका 25 साल का दोस्त हर वक्त अपने करियर की ही बात करता है, तो आप उसे आत्मकेंद्रित समझने के बजाय समझ सकते हैं कि वो अपनी उम्र के एक जरूरी काम को पूरा कर रहा है। ये तो बहुत उम्मीद देने वाली बात है कि लोग जिंदगी भर बदलते और विकसित होते रहते हैं। बिल्कुल। और इन सब तरीकों के बाद किताब एक सबसे शक्तिशाली तरीके पर आके खत्म होती है, किसी की कहानी सुनना। अंत में बात वहीं आके रुकती है। किसी को जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है। सिर्फ ये ना पूछें कि आप क्या सोचते हैं। बिल्कुल, बल्कि पूछें आप इस विश्वास तक पहुंचे कैसे। पहला सवाल एक राय मांगता है, दूसरा सवाल एक कहानी को जन्म देता है। हम सब अपने जीवन की घटनाओं को एक कहानी में पिरोकर ही अपनी पहचान बनाते हैं। सही कहा। मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब हमेशा एक कहानी ही होती है। और जब हम किसी से उनकी कहानी पूछते हैं तो हम उन्हें अपनी जिंदगी का लेखक बना रहे होते हैं। और यही एक इल्यूमिनेटर होने का सार है। आप दूसरे व्यक्ति को अपनी कहानी कहने के लिए एक सुरक्षित मंच देते हैं। और इस प्रक्रिया में आप न सिर्फ उन्हें बल्कि उन्हें खुद को बेहतर ढंग से जानने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो दूसरों को समझने की कला सीखी जा सकती है। यह एक इल्यूमिनेटर बनने के बारे में है। इसके लिए सही तरह का ध्यान देना, साथ निभाना, गहरी बातचीत करना और ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति एक अनूठी कहानी है। और शायद सबसे बड़ा संदेश ये है कि नैतिकता सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं है, वो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में है। जिस तरीके से हम एक दूसरे पर ध्यान देते हैं, जब हम किसी को सच में देखते हैं तो हम उन्हें सम्मान देते हैं। तो आज के लिए अंतिम विचार शायद हम सबके लिए है। आज के दिन हम किसके लिए एक इल्यूमिनेटर बन सकते हैं? हम किसकी कहानी को सच में सुनने के लिए रोक सकते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं।